एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा नाज़ एंड आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स एडू क्लब में बहुत-बहुत स्वागत है। आपको स्क्रीन पे देख के समझ आ गया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। तो जी हाँ, ये 2022 का इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन का मॉडल सेट है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफ़िशियल वेबसाइट में डाला गया है, जो कि अवेलेबल है, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। तो ये बिज़नेस स्टडीज़ का है और इसमें सिर्फ़ हम लोग एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। यहाँ पे 100 एमसीक्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बोर्ड्स वालों के लिए, तो ज़रूर देखें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए मेरा पहला एमसीक्यू ये है कि मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज ऑप्शन ए स्टाफिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग एंड ऑप्शन डी मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही आता है। ओनली 5 फंक्शंस आर देयर। एंड ये जो इंसेंटिव गिविंग फंक्शन है वो स्टाफिंग का ही होगा, क्योंकि एक स्टाफिंग ही है जिसमें क्या होता है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज ए law of buyer beware, law of seller beware, both A and B and none of these. नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समाज के प्रति मैनेजमेंट का क्या दायित्व होना चाहिए, वो कैसे समाज को बेनिफिट दे। ठीक है, तो उसका ये पहला हो सकता है कि लॉ ऑफ बायर बीवेयर, यानी बायर्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए, और लॉ ऑफ सेलर बीवेयर यानी सेलर्स के भी उसको राइट पता होने चाहिए, बायर्स के भी उसको राइट पता होने चाहिए, ताकि वो बायर्स को वो एक्सप्लॉइट ना करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन जो एस्टैब्लिश किया जाता है, जो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी वजह से जो कंपनी रन करती है। ठीक है, मतलब दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर एवरीथिंग। तो जो कोऑर्डिनेशन जो हो जाएगा ना, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन बी बिटवीन ग्रुप्स, ऑप्शन सी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड बिटवीन ऑल द अबव। तो जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो डिपार्टमेंट्स के भी बीच में होना चाहिए, यानी सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर ग्रुप्स जो है दो साथ में काम कर रहे हैं, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। ठीक है, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर्स का काम ही यही है कि एम्प्लॉयज़ को टैक्टफुली मैनेजमेंट करना। तो इसका जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिटवीन ऑल द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओनली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बाकी कोई फंक्शंस नहीं होते मैनेजमेंट के, वो सारे उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे कोऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन ए अर्निंग प्रॉफिट, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन डी पॉलिसी मेकिंग। अगर आप एक कंपनी की हैसियत से सोचिए तो आपका मोटिव क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट कमाना ऑब्वियस होगा, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी होगा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट क्योंकि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी वर्क करना है तो ये भी होगा, एंड द थर्ड लास्ट वन इज पॉलिसी मेकिंग। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है इस प्रोसेस की वजह से। तो ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसको आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, दे आर सर्वाइवल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे लेट द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, दे आर द रियल डिसीजन मेकर्स। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये सारे हैं। तो इसमें से सिर्फ 3 ही है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा वरना ये मिस्टेक होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाए इंक्रीज्ड, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मैनेज करते हैं तो उससे क्या होता है ना, उसको कम टाइम पे करते हैं, इसलिए वर्किंग आवर्स जो है डिक्रीज होगा। 11 क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डायनामिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल और डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर को बताते हैं। डायनामिक भी होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, अगर इसमें नॉट नहीं होता, ये ऑल ऑफ दीज का मार्क होता। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल एब्सोलूट बिहेवियरल। तो यूनिवर्सल होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कैलर चेन में क्या हुआ था कि अगर ऐसे तो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता था, बट गैंग प्लैंक का भी यूज़ होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यूनिवर्सली है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ाया जाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। बिहेवियरल भी है और एब्सोलूट नहीं है, क्योंकि ये इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये एब्सोलूट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, बाय सोशल साइंटिस्ट। ये बहुत ईजी है, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर होगा, क्योंकि अगर कस्टमर होता तो कस्टमर क्यों आएगा बताने भाई मैनेजर्स को, तो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑप्शन डी मॉडर्नाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन। लिबरल होना यानी थोड़ी फ्रीडम दे देती है गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है ना कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना दिया जाता है, उसको प्राइवेट को जाके सेल कर दिया जाता है। जैसे आपका अभी का एग्जांपल है, आपका जो रेलवेज है वो प्राइवेट हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ऐसी कमोडिटी या कुछ भी ऐसा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है, जैसे आज के डेट में कॉफ़ी, टी। मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, तो मॉडर्नाइजेशन की कुछ न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना, मॉडर्न बनना, उस प्रोसेस को हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वॉर्मेंट। सोशल इन्वॉर्मेंट क्या होता है कि जो सोशल जो जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे सोशल की बात हो रही है ना, वो सामाजिक इन्वॉर्मेंट की बात हो रही है, सामाजिक जो हमारे आसपास का जो इन्वॉर्मेंट है उसकी बात हो रही है। वो क्या है, तो मनी एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमिकल इन्वॉर्मेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये लीगल इन्वॉर्मेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो भी लीगल इन्वॉर्मेंट में आता है। कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वॉर्मेंट। तो कौन सा इसमें से कैरेक्टराइज बिजनेस इन्वॉर्मेंट को नहीं करता। बिजनेस इन्वॉर्मेंट क्या होता है, तो सारे फैक्टर्स को जो जो फंक्शंस होते हैं ना बिजनेस के, उस पर इफेक्ट करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस इन्वॉर्मेंट। तो इसमें से कौन सा कैटेगराइज नहीं है, कौन सा नेचर नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कम्प्लेक्सिबिलिटी, ये सारे नेचर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन होना, रिलेटिव होना यानी एक जैसा होना, कम्प्लेक्स होना, ये सारे नेचर है। बट एम्प्लॉइज जो ऐसा है ना, वो एक कोई भी नेचर नहीं है वो, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉर्मेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस इन्वॉर्मेंट को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, सी है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे। आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को, कुछ भी चेंजेस आए उसको अडॉप्ट करना, ठीक है, उसको फेस करना, दिस इज़ व्हाट सारे बिजनेस इन्वॉर्मेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग कि प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग क्यों करना है, तो गोल को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होता है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस क्योंकि थिंक कर रहे हैं तो वो मेंटल प्रोसेस भी आ गया ना, तो ये ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सा प्लानिंग नहीं, लिमिटेशंस नहीं है प्लानिंग का। रिजिडिटी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ह्यूज कॉस्ट। देखिए कभी कभी प्लानिंग जो है वो रिजिड हो जाता है, कभी कभी उसमें टाइम भी बहुत लगता है, कभी कभी वेस्टेज भी बहुत लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है प्लानिंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मैं यहाँ पे टिक मार्क लगा देती हूँ उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल, यहाँ पे एरर है, कून्स होगा यहाँ पे, NTZ एंड ओडोनेल इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखें NCERT बुक्स में भी अवेलेबल है, यहाँ पे 4 ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स होंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आता है, देन अकॉर्डिंग टू दैट सुटेबल पर्सन को अप्लाई करना, अपॉइंट करना, देन स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो 7 है लेकिन जनरली 4 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। स्वीट विल मतलब अपनी खुशी से, खुशी वाली इच्छा जो होती है ना अपनी खुशी से, तो वो कहाँ कौन से किस पे हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो जहाँ अपनी मनमानी करना हो वहाँ वो इनफॉर्मल ही होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिवीजन फंक्शन के बेसिस पे हो, जहाँ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एरिया के बेसिस पे हो, किसी प्रोडक्ट उसके वर्क के बेसिस पे हो गया, वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑलवेज ऑन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, या तो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। रूटीन वर्क,
यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि पावर को सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में ट्रांसफ़र करना, यानी डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो यहाँ रूटीन वर्क उसमें भी पॉसिबल है, ऑर्डिनरी वर्क में भी पॉसिबल है, ईजी वर्क में भी पॉसिबल है, हर वर्क में पॉसिबल है। लेकिन जब सीक्रेट वर्क होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उससे जो क्या है सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स थ्रू डेलीगेशन, बी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, सी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड थ्रू ऑल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ जो पार्ट्स है वो थोड़े कुछ लोगों के हैंड में रहना है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में रहना, तो वो हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेंट्रलाइज कर देना। तो इसका आंसर डेलीगेशन होगा। डिसेंट्रलाइज जो है वो ऑप्शनल हो जाता है, डेलीगेशन जो है वो मस्ट है। और डेलीगेशन में जो अथॉरिटी होती है ना वो कम ट्रांसफर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। Delegation of authority means delegation to subordinates of responsibility, accountability, work and work related authority. इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं हमेशा बोलूँगी कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, वरना मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। तो सबॉर्डिनेट्स को क्या डेलीगेट किया जाता है? तो वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज वॉलेंट्री, यानी अपने मन पर करो ना करो, नेसेसरी यानी नीड्स के अकॉर्डिंग करना ही, और कंपलसरी यानी मैंडेटरी है, लॉ में रिटन है, इस टाइप का हो जाता है कंपलसरी। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका कंपलसरी, सी। ये टिक मार्क नहीं हो रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 26, नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट। डेलीगेशन कब नेसेसरी हो जाता है? इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, यानी अपने अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सुपरवाइजर से वो कॉन्टैक्ट में रहे, टच में रहे। एटमोसफेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तालमेल से और दोनों की सहमति से झगड़ा ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, तो वो भी ज़रूरी है। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ का अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? मिसमैनेजमेंट हो सकता है, वो आउट ऑफ द अथॉरिटीज़ वर्क करेंगे जो मैनेजर्स को पसंद नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। For delegation to be effective, it is essential that responsibilities accompanied with necessary authority, manpower, incentives, promotions. तो यहाँ पे ये जो डेलीगेशन का एक एलिमेंट लिखा हुआ है अथॉरिटी यानी पावर, मैन पावर तो अपने आप होता है ना उसमें, प्रमोशंस ना भी हो तो भी डेलीगेशन इफेक्टिव हो सकता है, एंड इंसेंटिव्स के बिना भी हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Recruitment in the line of organization is once, twice, occasionally and continuous. रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो वंस रिक्रूटमेंट का जो मतलब हमेशा वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही सिलेक्शन मतलब होता है रिक्रूटमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया तो खत्म, वो हमेशा चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे डिपार्टमेंट सारे उसके एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है, हर लेवल के लिए ज़रूरी है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन नॉलेज, प्रमोशन, बेटर परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होता है डेवलपमेंट का वो क्या होता है? इंक्रीज इन नॉलेज भी होता है, प्रमोशन भी होता है, बेटर परफॉर्मेंस भी होता है, सारे ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका होगा आंसर। नंबर 31, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर एंड मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर एंड लोअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो सुपरवाइजर है वो लिंक किसके बीच में होता है? वो हमेशा मिडिल और वर्कर्स के बीच में होता है। सुपरवाइजर मिडिल मैन होते हैं और वर्कमैन को गाइड करते हैं, यानी लोअर लेवल को गाइड करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सुपरविजन इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, नन ऑफ दीज। जब हमारे ऊपर सुपरविजन होता है तो हमारा जो काम होता है बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेसेसरी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा इसी तरीके के अपडेट्स जानने के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर रिवॉर्डेड, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रिंसिक, और नन ऑफ दीज। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? रियल, ठीक है, रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे। तो रियल होता है, जो नेचुरल है वो इंट्रिंसिक है। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर रिवॉर्डेड क्या? पॉजिटिव, उन लोगों को पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाता है ना, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नेसेसरी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, इंडिविजुअल्स, जॉब, ऑल ऑफ दीज।
मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, मोटिवेशनल का मीन किस बेसिस पे डिटरमाइंड होता है? ग्रुप में भी होता है, इंडिविजुअल्स में भी होता है, जॉब में भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स बाई टैक्ट, बाई रॉड, बाई थ्रेटनिंग और ऑल ऑफ दीज। बाई टैक्ट मतलब होता है कि प्यार से बिना हार्म के अपने काम को करवाना। बाई रॉड मतलब छड़ी से मार मार के उसे काम निकलवाना। और थ्रेटनिंग मतलब धमका के नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 37 है द मैनेजर इज बॉस, ऑनर, लीडर, नन ऑफ दीज। तो 37 का आंसर है लीडर, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो लीड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। क्वेश्चन नंबर 38 ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिटन, नन ऑफ दीज। ग्रेप वाइन का मतलब समझिए, ग्रेप वाइन जो जो अंगूर होती है ना, उनकी उनकी बेल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, घूमी घूमी हुई होती है। अगर फॉर्मल होती तो क्या होता, वो टू द लाइन, टू द पॉइंट, बाय द स्टैंडर्ड, बाय द लेवल, वो फॉर्मल कहलाता है। रिटन मतलब रिटन, तो इसका ये बेल की तरह घुमा हुआ है, तो इसका हो जाएगा इनफॉर्मल, क्योंकि यही होता है जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, सी पैरेलल और ऑल ऑफ दीज। तो पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल का लाइन बना देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे लगता है कि मिसकन्फ्यूजन हुआ होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल का लाइन जो होता है वो ऐसा होता है। इसका मतलब आप सेल्स मैनेजर हैं और जो और दूसरे मैनेजर्स हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर्स या फिर कुछ भी, तो ये दोनों मैनेजर्स यानी सेम लेवल पे हैं, तो इसका जो कम्युनिकेशन होगा ना हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो हमेशा हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। फर्स्ट वन इज क्लियर, बी इज इम्प्रेसिव, सी इज एम्बिग्यूअस एंड डी इज कर्टसी। क्लियर मतलब क्लियर तो होना ही चाहिए। इंप्रेसिव मतलब जिससे इंसान इंप्रेस हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो वो लैंग्वेज भी यूज़ होना चाहिए। कर्टसी मतलब बहुत ही नरमी से, प्यार से। एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो, तो जो सुनने वाला है वो तो कंफ्यूज कर जाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ओवर होता है, और मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।